Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are here with our lecture number 7. But first let's discuss what we did in the last lecture. In the last lecture we discussed about a few things of recruitment, goals of recruitment, process of recruitment, recruitment in a global village, then expatriates क्या होते हैं वो हमने देखा, home country and host country national का जो concept था वो हमने थोड़ा सा टच किया. So basically recruitment क्या है जो हमने last lecture में cover किया, to identify, locate and attract the capable pool of candidates. कि आप जिस किस्म की आपको jobs की requirement है, जब आप human resource planning करते हैं, you get to know कि if there is a shortage of people, you need to hire them. और hiring से पहले hiring का part है recruitment करना. recruitment का उसमें identify करना होता है, लोकेट करना होता है एंड देन अट्रैक्ट करना होता है लोगों को, ताकि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हों जिनसे आप बाद में डिसाइड कर सकें कि कौन सा एम्प्लॉई बेस्ट आपके लिए है और उसको हायर कर सकें. फिर हमने बात की गोल्स ऑफ रिक्रूटमेंट की. गोल्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने कहा कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट फर्स्ट यू नीड टू अट्रैक्ट केपेबल कैंडिडेट्स एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू डिस्करेज द अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स. जो तो आपको रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स हैं, रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स हैं, उनका आना भी बहुत ज़रूरी है, और जो अनक्वालिफाइड हैं, जो क्वालिफाई नहीं करते उन जॉब्स के लिए, उनको डिस्करेज करना भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर वो अप्लाई कर देते हैं अनवांटेड कैंडिडेट्स तो बाद में आपके लिए बहुत सारे सिलेक्शन के इश्यूज बन जाते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे. देन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट करनी चाहिए. उसमें हमने कहा कि जॉब एनालिसिस देखना चाहिए, जॉब स्पेसिफिकेशन देखनी चाहिए, सैलरी डिसाइड करनी चाहिए, फिर हमें उसका ऐड देना चाहिए, फिर उसकी एप्लीकेशन देखनी चाहिए कि एप्लीकेशंस आ गई हैं, कितनी आ गई हैं, और वहां तक हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता था. देन वी टॉक्ड अबाउट रिक्रूटमेंट इन ग्लोबल विलेज, कि जब हम इंटरनेशनल हायरिंग करनी होती है, इंटरनेशनल पोस्ट की वैकेंसी आती है, तो उसको किस तरीके से फिल करते हैं. एंड वी ऑल्सो सेड दैट फॉर सर्टन जॉब्स, सर्टन हाई लेवल जॉब्स, योर होल वर्ल्ड, सारी दुनिया आपके लिए जो है वो लेबर मार्केट बन जाती है, कि आपको जहां से भी अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है, इट डजंट डिपेंड कि इफ इट्स फ्रॉम द सेम कंट्री और फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री और फ्रॉम अ फार अवे कंट्री, जहां से भी मिल रहा है आपने अच्छा कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट करना है. फिर उसमें हमने एक्सपैट्रिएट की बात की कि एक्सपैट्रिएट कौन होता है. तो हमने कहा कि जो वर्कर कहीं और कंट्री में जाके काम कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और टेम्परेरीली रिजाइड कर रहा होता है, या उसको ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल असाइनमेंट पे भेजा होता है, उसको हम एक्सपैट्रिएट कहते हैं. फिर हमने होस्ट कंट्री और होम कंट्री की बात की, कि होम कंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए वो होती है जहां से वो ओरिजिनेट हुई होती है, और जब उसने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है जो उस कंट्री में कभी यूज ना हुई हो. लेट्स सपोज अमेरिकन बेस्ड कंपनी वांट्स टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, इन मलेशिया, इन बांग्लादेश, तो वहां उन्होंने ये देखना होता है क्योंकि ऐसा टेक्निकल इंफॉर्मेशन वाला बंदा जाए जो होम कंट्री का हो, जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो उस चीज का, तो फिर वो होम कंट्री नेशनल को अपॉइंट कर लेते हैं. लेकिन अगर मैनेजमेंट का स्टाइल ऐसा है या उनको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिस कंट्री में, जिसको होस्ट कंट्री हम कहेंगे, कि अगर अमेरिकन बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन और वो पाकिस्तान में काम कर रही है, तो उसको हम पाकिस्तान को होस्ट कंट्री कहेंगे. तो अगर होस्ट कंट्री का आप नेशनल रखते हैं एज अ मैनेजर, एज अ हेड, एज अ सुपरवाइजर, तो उसका फायदा ये होगा कि उसको लैंग्वेजेस आती होंगी, उसकी फैमिली की शिफ्टिंग का इशू नहीं होगा, और उसको बहुत सारी कल्चरल चीजें जिससे नो हाउ होगी उसकी, और वो बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से स्मूथली चला सकता है. तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. नाउ द टॉपिक हमारा वही है, इट्स द सेम, रिक्रूटिंग, बट वील टॉक अबाउट द रिक्रूटिंग सोर्सेज, कि कहाँ से रिक्रूटमेंट हम कर सकते हैं और कैसे कैसे हम अपनी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, जिससे हमारे एम्प्लॉइज पूरे हो जाएं. So first of all, as we also talked about in the previous lecture about two sources, which is internal and external, उसको अब डिटेल में उसके advantages, disadvantages और ये सारी चीजें चेक करते हैं. Now, sources should match the position to be filled. मतलब ये है कि जिस किस्म के लोग आपको चाहिए, जिन किस्म की जॉब्स के लिए लोग चाहिए, उसी तरह की सोर्सेज आप एक्सप्लोर करेंगे. जैसे हमने बात की थी कि अगर आपको एंट्री लेवल के लिए फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए, तो द बेस्ट सोर्स
for those kind of candidates is going to be your universities and colleges, because वहाँ से लोग ग्रेजुएट करके फ्रेश निकल रहे होते हैं, और द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट डिक्शनरीज जिसमें उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि किस ईयर में किस डिग्री के साथ क्या नाम है, क्या डाटा है, क्या मार्क्स हैं, क्या CGPA है, क्या GPA है, कौन सा बंदा क्वालिफाई किया है. एंड समटाइम्स आजकल यूनिवर्सिटीज में जैसे प्लेसमेंट सेंटर्स होते हैं कि लोगों को जो पढ़ के उनसे जा रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करती है और यूनिवर्सिटी अपने अच्छे जो ब्राइट कैंडिडेट्स होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनके साथ कनेक्ट करवा के तो जॉब्स भी दिलवाते हैं, इंटर्नशिप्स दिलवाते हैं. अब मैच करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो कौन सी जॉब के लिए. बिकॉज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन जिसका आप कहें कि 10 साल एक्सपीरियंस हो, उसके लिए अगर आप सोर्स यूज करते हो यूनिवर्सिटी, तो दैट्स नॉट द राइट मैच, बिकॉज यूनिवर्सिटी में आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स मिलेंगे. और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कंपनीज को करते हो एज अ सोर्स, तो डिफरेंट कंपनीज दे वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, बिकॉज कंपनीज में जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं दे विल बी वेरी एक्सपीरियंस और एटलीस्ट अ फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विल बी विद देम. तो वो आपका अच्छा सोर्स नहीं बन सकता. द मैचिंग ऑफ द जॉब एंड द सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ these days the internet or the IT is providing many new opportunities to recruit and causing companies to revisit past recruiting practices. अब बहुत सारी जो IT और इंटरनेट का जो फैसिलिटीज हमें मिली हैं, इनसे बहुत इजी हो गया है कि आप बहुत सारे लोगों तक अपना जो है इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, बहुत सारी जगहों से लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स से आप डिफरेंट लोगों के पास पहुंच सकते हैं. तो इसका काफी फायदा होता है. बट सोर्सेज मेनली हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल सर्चेस, जो हमने बात की कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास कई दफा ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं जिनको आप प्रमोट करके या ट्रांसफर करके उन वैकेंसीज को फिल कर सकते हो जहां आपको कैंडिडेट की जरूरत है. दूसरा, एम्प्लॉय रेफरल्स एंड रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप ही के लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर किसी ऐसे आउटसाइडर्स को जानते हैं जो उस जॉब के लिए, जो भी जॉब आपके पास वेकेंट है, सूटेबल है, तो देन दे आर गोइंग टू रेफर दोज पीपल टू योर ऑर्गेनाइजेशन. तो उससे फायदा हो सकता है कि उसमें कई दफा आपका जो है वो टाइम भी बच जाता है, कॉस्ट भी बच जाती है और अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं. एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर कि उसमें ये भी आपको फायदा हो जाता है कि जो नया एम्प्लॉय आ रहा होता है उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो आपका रेफरेंस वाला एम्प्लॉय है वो उसको प्रोवाइड कर देता है. तो आपको ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आती, आपको ज्यादा ट्रेनिंग में शायद इशू ना आए, बिकॉज उसको पता होगा कौन सी जॉब किस तरह की स्किल रिक्वायर करती है. तो उसी तरह का बंदा जो है, उसी तरह का एम्प्लॉय कैंडिडेट जो है वो उसको रिक्रूट करवाएगा. देन वी हैव गॉट एक्सटर्नल सर्चेस, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, एंड वी गो फॉर न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट और डिफरेंट चैनल, जिससे आप एक्सटर्नल लोगों को टारगेट करते हैं और वो आपके लिए पूल ऑफ केपेबल कैंडिडेट बन जाते हैं. देन ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल, जिसमें हम अपने पुराने लोगों को भी बुलवा सकते हैं अगर हमारे पास शॉर्टेज आ जाती है. फिर हम जो रिटायर हो रहे हैं उनकी एक्सटेंशन कर सकते हैं, हम पार्ट टाइम ले सकते हैं, एम्प्लॉयज लीज कर सकते हैं. वो हम एंड पे इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल सर्चेस. नाउ द इशू इज कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इंटरनल जो सर्चेस हैं ये बहुत फायदेमंद हो सकती हैं. कैसे? एक तो उस बंदे की ऑलरेडी ट्रेनिंग हुई होती है, उस बंदे की ओरिएंटेशन हुई होती है, वो बंदा ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस का आपको पता होता है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस किया है. डिफरेंट आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड होते हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय किस लेवल का एम्प्लॉय है और अकॉर्डिंगली आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं. एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को आप लेके आएंगे, मे बी इंटरव्यू में बहुत अच्छा हो, टेस्ट में बहुत अच्छा हो, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल वर्क तो फिर वो इतना अच्छा कैंडिडेट ना हो. तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स जो है वो आपको आ सकती हैं. सो ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रमोट फ्रॉम विद इन, विच इज द इंटरनल सर्चेस, आइडेंटिफाई करंट एम्प्लॉयज फॉर द जॉब ओपनिंग्स. सबसे पहले उनका काम ये होता है कि जब भी जॉब ओपनिंग आए, वो जो ऑलरेडी उनके साथ लोग काम कर रहे हैं
उन लोगों में से किसी को प्रमोट करें या किसी को जो है वो ट्रांसफर करें, उनमें से ही जॉब की वैकेंसीज को फिल करें। ये इनका सबसे पहला जो है वो गोल होता है। बाय हैविंग इंडिविजुअल्स बिड फॉर जॉब्स। बिड फॉर जॉब का मतलब ये है कि आप उनकी बिड लगवाते हैं और डिफरेंट लोग आपके पास डिफरेंट रेट पे, डिफरेंट सैलरी पे और डिफरेंट पोजीशन पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। मे बी देर आर 4, 5, 6 कैंडिडेट्स फॉर अ सेम जॉब फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हो सकता है कि जो बेस्ट बिडर हो आपके पास, बेस्ट बिड लगाए उस जॉब के लिए, उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो ये आपको फायदा दे सकता है। बाय यूजिंग देयर HR मैनेजमेंट सिस्टम, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसमें आपके पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल होता है, जो डाटा आपको ये बता देता है कि इस बंदे के पास कितनी ट्रेनिंग्स है, कितनी स्किल्स है, कितनी एबिलिटीज है, क्या एजुकेशन है, क्या एज है, कितनी इसने परफॉर्मेंस शो की है फ्रॉम द लास्ट जितने भी साल से वो काम कर रहा है। तो उससे आपको फायदा ये हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरिंग समबडी एल्स एंड ट्रेनिंग दैट पर्सन, आपको ऑलरेडी ट्रेंड बंदा मिल जाता है। तो आप HR मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। और बाय यूटिलाइजिंग एम्प्लॉय रेफरल्स। अब जो रिकमेंडेशन एंड रेफरल्स दो टाइप्स की हो सकती हैं। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ एक डिपार्टमेंट में 2 लोग काम कर रहे हैं, ये एक सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर के अंडर 3 लोग काम कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज एक सुपरवाइजर की ही जगह खाली हो जाती है, तो सुपरवाइजर आपको ये बता सकता है कि हु आउट ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स कैन बी अ बेस्ट सुपरवाइजर। तो ये रेकमेंड कर सकता है कि किसी इसको चूज कर लें, इसको चूज कर लें या इसको चूज कर लें। तो ये आपका रिकमेंडेशन में काम आ सकता है। नहीं तो द सेम सुपरवाइजर और एनी ऑफ दीज पीपल कैन टेल यू कि बाहर से लोग जो हैं वो आप कौन से लोग ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये सुपरवाइजर जो है ये किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के किसी सुपरवाइजर को जानता है जो काम सही कर सकता है, एंड this person is not satisfied with the job, maybe salary issue कोई और issue है and he wants to shift। तो ये इसका रेफरेंस बनेगा और इसको इस कंपनी में शिफ्ट करवा देगा। तो इंटरनल सर्चेस में आप अपने एम्प्लॉइज को सबसे पहले देखते हो, फिर आप HR मैनेजमेंट सिस्टम देख लेते हो, नहीं तो आप एटलीस्ट अपने एम्प्लॉय का रेफरेंस यूज कर लेते हो ताकि वो अच्छा कैंडिडेट आपको ला के दे। अब इंटरनल सर्चेस के फायदे देखें, बहुत सारे इसके फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड पब्लिक रिलेशंस। आपकी अपने एम्प्लॉय के साथ प्लस एम्प्लॉय जो आउटसाइड से आ रहा है उसके साथ रिलेशनशिप बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है, बिकॉज ही और शी हैज बीन रेफर्ड बाय योर ओन एम्प्लॉय। आपका अपना एम्प्लॉय, बिकॉज उसको अपनी जॉब की भी जरूरत होती है, कभी भी गलत रिकमेंडेशन नहीं देगा, गलत जो आपका रेफरल है कभी भी लेके नहीं आएगा, बिकॉज उसकी अपनी जॉब जो है स्टेक पे होती है कि अगर उसका रेफर्ड, उसका जो बंदा है जो उसने रेफरेंस दिया है, अगर वो कुछ गलत काम करता है या जॉब ठीक नहीं करता तो रेफरेंस की अपनी जॉब को भी मे बी थ्रेट हो। तो इसलिए एक रिलेशनशिप आपकी मेंटेन रहती। देन मोरल बिल्डिंग। मोरल बिल्डिंग में क्या है कि जो एम्प्लॉय जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने मौका दिया कि यू डिसाइड कि हु इज द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब और फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़ा अच्छा फील करेगा, तो मोटिवेटेड फील करेगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इतनी रिस्पेक्ट दी है कि वो अपनी मर्जी से कैंडिडेट लेके आ रहा है। देन एनकरेजमेंट ऑफ एम्बिशियस एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड ग्रुप। कुछ लोगों को काम करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, कुछ लोग ओवर कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उनके लिए इनकरेजमेंट का पॉइंट होता है। दे गो इवन बियॉन्ड देयर ड्यूटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप हम कहते हैं जिसको बिहेवियर, कि अपनी ड्यूटीज से अलहदा होके दे गो फॉर फाइंडिंग समबडी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और कई ऑर्गेनाइजेशंस में इवन ये भी होता है कि इफ यू फाउंड समबडी वेरी गुड, रिक्रूट किया, सिलेक्शन होगी और एंड में आपका रेफरेंस जो था ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉय, तो जो जिसने रेफर किया होता है उसको समटाइम्स रिवॉर्ड मनी भी दी जाती है या उसको किसी न किसी फॉर्म में रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम उसकी इंकरेजमेंट हो। तो ये एक फायदा है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब जब आप अपने ही बंदे को सिलेक्ट करके ऊपर लेके आते हो तो आपके पास उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है।
लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय 5 साल से आपके साथ काम कर रहा है, 1, 2, 3, 4 and 5। आपके पास इस ईयर की परफॉर्मेंस भी होगी उसकी, इस ईयर की भी, 3rd की, 4th की, 5th की भी। अगर तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बेस्ट, आउटस्टैंडिंग, बेस्ट, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, ही और शी इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ मैनेजर, या ही और शी इज केपेबल ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट पोजीशन। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फिर जिस तरह हमने डिसऑनेस्टी और थेफ्ट और ये बहुत सारी चीज़ों की बात की, तो आपको ऑलरेडी इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होता है और आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि अगर इसको हम हायर करते हैं तो कल को हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बहुत सारे इश्यूज से हम बच जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की अवेलेबल होती है। देन कॉस्ट सेविंग, बहुत बड़ा एलिमेंट, कि अगर आप इसकी जगह, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल कैंडिडेट्स देखते हो, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, इंटरनेट पे ऐड दोगे, अप्लाई करेंगे, टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज होंगे, इन सारी चीज़ों की कॉस्ट होगी, हर चीज़ के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है। अब वो कॉस्ट अगर आप अपना इंटरनल कैंडिडेट हायर करते हैं तो आपको जीरो कॉस्ट आएगी, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि इंटरव्यू और प्रोसेस शायद उसका भी करना पड़े, बट अदरवाइज न्यूज़पेपर एंड गोइंग थ्रू ऑल दैट हैसल विल बी रिमूव्ड। तो कॉस्ट सेविंग बहुत सारी हो सकती है अगर आप इंटरनल सर्चेस की तरफ देखते हैं। देन इंटरनल कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा फायदा। नया एम्प्लॉय आता है, मे बी आप उसको ओरिएंटेशन करानी पड़े, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता ना हो, उसकी परफॉर्मेंस शुरू में ठीक ना हो। इस एम्प्लॉय को जो आप इंटरनली हायर करते हो, ही हैज गॉट ऑल द नॉलेज, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोन टू हिम। तो आपको ये सारा हैसल दोबारा से नहीं करना पड़ता। द मोमेंट ही ज्वाइंस इन द नेक्स्ट जॉब विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ही और शी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। उसको इतना टाइम एडजस्टमेंट में नहीं लगेगा जितना एक आउटसाइडर को लगेगा। तो ये इंटरनल सर्चेस का, इंटरनल हायरिंग का ये भी फायदा है। देन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मिड एंड टॉप लेवल मैनेजर्स। ऑब्वियसली अगर आपके पास यहाँ के लोग को आप प्रमोट करके इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर प्रिपेयरिंग योर मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स। लोगों को पता होगा कि कल को हम इस लेवल पे प्रमोट हो सकते हैं, इस लेवल पर प्रमोट हो सकते हैं। People will strive for it, people will fight for it and work for it, and people are going to put their efforts because उनको पता है कि हमारी प्रमोशन होगी। तो इसी उसमें जब आप ट्रेनिंग्स दे रहे होगे, डेवलप कर रहे होगे, you will be preparing your own top level managers। तो ये आपको काफी फायदेमंद हो सकता है कि आप मिड एंड टॉप लेवल मैनेजर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देन द इंटरनल सर्चेस, डिसएडवांटेजेस, उसमें क्या क्या आ जाता है? पॉसिबल इंफीरियोरिटी ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स, फीलिंग लो इन रैंक। यस, दिस कैन बी वन ऑफ द इश्यूज कि जब आपका सेम लेवल का कैंडिडेट प्रमोट होके आपका बॉस बन जाए, लेट्स सपोज, तो जो सर्वाइवर होता है, जो रह जाता है दूसरा कैंडिडेट जो प्रमोट नहीं हुआ, ही विल स्टार्ट फीलिंग लो, स्पेशली इन रैंक, especially in power, especially in these things, कि within the organization, let's suppose they were very good friends और एक ही लेवल पे काम कर रहे थे and they were performing very good, but अब एक बंदा जो है वो उसका बॉस बन गया, let's suppose, तो उसमें इशू तो आएगा कि जो सर्वाइवर है, जो निचले लेवल पे रहेगा, जो प्रमोट नहीं हुआ, वो लो फील करेगा इन रैंक एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकता है और हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। तो ये एक इशू जो है वो इंटरनल सर्चेस का हो सकता है। देन इसमें फायदा भी हो सकता है। वैसे फायदा इस तरह हो सकता है कि ऑब्वियसली इफ यू गॉट टू ऑप्शंस, सेम लेवल, एंड दिस इज बीइंग प्रमोटेड एंड दिस इज नॉट बीइंग प्रमोटेड, तो ये मोटिवेट भी हो सकता है इस चीज से, बिकॉज दिस गाय वाज हार्ड वर्किंग और ये वो, तो ये इसको देख के कि ये प्रमोट हो गया, मे बी ही विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट, बिकॉज इसको होगा कि मैंने भी ये प्रमोट होना है। तो इट कैन बी टेकन इन बोथ वेज। देन इन फाइटिंग एंड मोरल प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली व्हेन समबडी इज गोइंग टू फील लो इन रैंक एंड अदरवाइज एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, तो पहले वही लोग जो आपस में फ्रेंड्स थे, जो आपस में एग्री करके चलते थे हर चीज पे,
अब बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रैंक दे विल हैव प्रॉब्लम्स डीलिंग विद ईच अदर। तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल सर्चेस की वजह से फेस करना पड़ सकता है। देन एम्प्लॉय रेफरल्स एंड रिकमेंडेशंस। नाउ वन थिंग वी शुड नो वेरी क्लियरली इज कि एम्प्लॉय रेफरल्स एंड एम्प्लॉय रिकमेंडेशंस की अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इफ यू आर रेफरिंग समबडी टू योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी कैन बी अ थ्रेट टू योर ओन जॉब। मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी को रेफर करता हूं कि दिस पर्सन इज फिट फॉर द जॉब, मॉरली, एथिकली एंड अदरवाइज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छा बंदा जो है उसको रेफर करूं। प्लस अगर वो हायर हो जाता है और वो परफॉर्म ठीक नहीं करता, द ऑर्गेनाइजेशन इफ नॉट एक्सप्लिसिटली बट उनको पता होगा कि इस बंदे का ये रेफरेंस था, तो दे आर गोइंग टू दे माइट नॉट से एवरीथिंग बट दे माइट फील कि जिस बंदे ने रेफर किया वो सही तरीके से रेफरेंस उसने नहीं दिया, बिकॉज द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड इज नॉट परफॉर्मिंग इन एनी टास्क। तो एक तो ये उसको प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा ये है कि उसकी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए रेफरेंस वी शुड नॉट टेक रेफरेंस के बस ठीक है किसी का नाम लिख दिया और उसको फोन करके बता दिया। रेफरेंस हैज इट्स ओन वैल्यू। अच्छा, इसके फायदे क्या है? करंट एम्प्लॉइज कैन बी आस्क्ड टू रेकमेंड रिक्रूट्स। ठीक है, ऑब्वियसली करंट जो आपके पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि आपको हमें ऐसा बंदा बता दें जो इस जॉब के लिए फिट है। एडवांटेजेस क्या है? द एम्प्लॉइज मोटिवेशन टू मेक अ गुड रिकमेंडेशन, ये एडवांटेज होगा। जो करंट एम्प्लॉइज हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और अच्छे से अच्छा कैंडिडेट हर बंदा लेके आएगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इंटेग्रिटी एंड रिस्पेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कोशिश करेगा कि बहुत अच्छा बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आए, बिकॉज वो रेकमेंड कर रहा है, बिकॉज ही शी इज रेकमेंडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन कि ये बंदा ठीक है, ये एम्प्लॉय ठीक है, ये कैंडिडेट अच्छा है। तो एक ये इशू आ जाता है। फिर द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट जॉब इंफॉर्मेशन फॉर द रिक्रूट। अब जिस बंदे ने अभी ज्वाइन करना है उस बंदे के लिए भी तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको जो है वो सही वाली इंफॉर्मेशन मिले। लेट्स सपोज आई एम रेफरिंग समबडी टू माय ऑर्गेनाइजेशन। अब एज अ नॉर्मल कैंडिडेट व्हेन यू सी ए न्यूज़पेपर और एन एड और रिक्रूटिंग एड, यू नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, और आप कहते हैं अच्छा अप्लाई कर देते हैं, देखी जाएगी, अगर जॉब मिल जाएगी तो बाद में देखा जाएगा। बट द इशू इज आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। बट व्हेन समबडी इज रेफरिंग यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे यू कैन आस्क वेरी ओपनली कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसका रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू जो हम किसी एक स्लाइड में इंशाल्लाह करेंगे कि असल जो जॉब है वो क्या है, क्या पे करती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनल कैंडिडेट हमारा उस कैंडिडेट को दे सकता है जिसको वो रेफर कर रहा है। तो ये एक फायदा है। देन एम्प्लॉय रेफरल्स टेंड टू बी मोर एक्सेप्टेबल एप्लीकेंट्स, ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसे बंदे को ही बंदा रेफर करता है जिसके पास जॉब नहीं होती या जो बड़ा कमिटेड होता है, जो काम करना चाह रहा होता है। अदरवाइज आपके पास जब वैसे एप्लीकेशंस आती हैं रिक्रूटमेंट में, तो उसमें बहुत सारी जो है ना फॉल्स एप्लीकेशंस भी होती हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, पीपल डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग कि अच्छा सिलेक्ट हो जाएंगे तो देन वी आर गोइंग टू डिसाइड, बट ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड होता है। देन ऑल्सो टू बी मोर लाइकली टू एक्सेप्ट एन ऑफर एंड टू हैव अ हायर सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट का मतलब ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग ज्वाइन कर लेते हैं बट दे डोंट सर्वाइव, दे लीव आफ्टर 1 month, 2 months, 3 months, छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। वो सारा रिक्रूटमेंट एफर्ट जो है वो जाया हो जाता है। तो इनका रेट ऑफ सर्वाइवल जो है वो ज्यादा होता है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑलरेडी नो समबडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देव गॉट दिस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर या तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज दे गॉट द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अगर ज्वाइन कर लेंगे देन देयर सर्वाइवल रेट विल बी हायर देन द पीपल who are otherwise coming to the organization and not through the current employees reference. तो ये इसमें एक डिफरेंस आ सकता है। Now disadvantages में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, the possibility of friendship being confused with job performance, कि आपको जिसने रेफर किया है वो हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड हो और वो आपका भला करने के चक्कर में आपको जॉब दिलवा देता है,
but that is not the right approach. Why? Because आप ऑर्गेनाइजेशन को किसी बंदे को रेफर कर रहे हो और अगर वो एम्प्लॉई आपके पास आके परफॉर्म नहीं करता तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग दैट पर्सन ये कोई ठीक अप्रोच नहीं है. तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेफर कर दें कि इसको जॉब मिल जाएगी इस तरीके से. दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. देन द पोटेंशियल फॉर नेपोटिज्म. अब नेपोटिज्म क्या है कि नेपोटिज्म आपको बताती है, नेपोटिज्म इज अ कॉन्सेप्ट इन विच पीपल प्रिफर एंड रेफर देयर रिलेटिव्स फॉर द जॉब्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस. लेट्स सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें काम कर रहा हूं और मैं लोगों को रेफर करता हूं अगर कोई वैकेंसी आती है. अब ऐसी वैकेंसी जिसमें मेरा रिलेटिव जो है किस तरीके से उसकी हेल्प हो सकती है, मैं अगर उसको रेफर कर देता हूं तो दैट फॉल्स इनटू द नेपोटिज्म ट्रैप. कि मैंने अपने रिलेटिव को उसकी हेल्प करने के लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग माय रिलेटिव, तो अपने रिलेटिव्स को ही जॉब्स देता रहता हूं और दूसरी किसी को जॉब के लिए नहीं आने देता. तो उसमें नेपोटिज्म आ जाती है. और एक हमने जो बात की थी कि डाइवर्सिटी जो है वो आपकी इंक्रीज नहीं होती. सेम काइंड ऑफ पीपल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन अगेन एंड अगेन. न्यू आइडियाज नहीं आते, न्यू पीपल नहीं आते, नई कोई मिक्स अप नहीं होता एंड इट बिकम्स वन साइडेड ऑर्गेनाइजेशन. एक किस्म के लोग ही जो है वो आपके पास आ जाते हैं. देन एक्सटर्नल सर्चेस. एक्सटर्नल सर्चेस का मतलब यह है कि व्हेन यू गो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, you don't have anybody to refer and you don't have anybody to be promoted or transferred within the organization, then you'll have to go for external searches. जिसमें क्या होता है, advantages क्या है? Must decide type and location of ad. Depending on job, decide whether to focus on the job, which is job description, or on the applicant, which is job specification. अब ये बड़ा एक important चीज है कि एडवर्टाइजमेंट देते वक्त आपने दो चीजों का ख्याल करना है. एक तो एड कहां देना है और किस चैनल के थ्रू देना है, और दूसरी चीज को जॉब डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा स्पेसिफिक फोकस करना है या जॉब स्पेसिफिकेशन पे. अब पहली तो बात ये होगी कि अगर आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की कि अगर आपको एजुकेटेड लोग चाहिए तो यू शुड गो टू बिग सिटीज वेयर देयर आर मोर यूनिवर्सिटीज, मोर कॉलेजेस, यू विल गेट मोर पीपल who are more educated. अब किस तरह का ऐड देना है? अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक कलर, सिंगल कलर होना चाहिए, डबल ट्रिपल कलर होना चाहिए. व्हाट शुड बी रिटन ऑन द ऐड, जिसमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी रिफ्लेक्ट कर रही हो, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी रिफ्लेक्ट कर रही हो, जॉब स्पेसिफिकेशन भी रिफ्लेक्ट कर रही हो. तो ये चीजें आपने देखनी. साथ साथ यू हैव टू सी दैट जॉब डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या जॉब स्पेसिफिकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. मसलन देर आर सम जॉब्स जो फ्रंट डेस्क की होती हैं, तो उसमें आप जॉब स्पेसिफिकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज पर्सन यू आर हायरिंग शुड बी प्रेजेंटेबल, शुड बी वेरी वेल इक्विप्ड विद कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास ही होने चाहिए. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर हायरिंग एन इंजीनियर, द इंजीनियर शुड बी हैविंग मोर कंट्रोल ऑन द जॉब, ऑन द डिस्क्रिप्शन पार्ट, कि जो उसने काम करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पर्सन इटसेल्फ, उसकी अपीयरेंस या उसकी पर्सनैलिटी माइट नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने जॉब है, किस तरह के लोगों को हायर करना है, उस तरह के लोगों को ही आप जो है अट्रैक्ट करते हैं. देन नाउ 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स रेट. जब आप एक ऐड देते हो तो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितने लोग अप्लाई करेंगे. हायर द नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग, तो आपका जो रेट ऑफ जो रिस्पॉन्स है दैट इज मोर. उसमें 3 चीजें कौन कौन सी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितनी जल्दी और कितना अच्छा आप रिकॉग्नाइज करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है. अगर कोई मल्टीनेशनल बहुत अच्छी सैलरी पे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की जॉब आती है तो हर बंदा उसको फौरन आइडेंटिफाई करता है और बहुत जल्दी अप्लाई करता है और बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं उसमें अप्लाई करते हैं. बट इफ इट्स अ लोकल एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑब्वियसली कम होती है, उसमें कम लोग अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स कि अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन हायर है तो रिस्पॉन्स रेट इज गोइंग टू बी हायर. द सेकंड फैक्टर इज लेबर मार्केट कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है,
विच मीन्स कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पीपल डोंट हैव एनीथिंग टू वर्क फॉर, एनी ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर, तो फिर रिस्पॉन्स रेट हायर आएगा, बिकॉज अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जॉब्स नहीं है। जैसे ही जॉब आएगी, वैकेंसी आएगी, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू अप्लाई। अगर यही चीज लेबर मार्केट जो है, कंडीशंस जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कि लोगों के पास जॉब्स हैं, अनएम्प्लॉयड लोग बहुत कम है, तो फिर उसी हिसाब से रिस्पॉन्स कम आएगा, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी सेटल्ड, पीपल आर ऑलरेडी डूइंग देयर जॉब्स, तो उनको ऐसा कोई इशू नहीं है, स्विच करना नहीं होता, बट गेटिंग द जॉब इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इस हिसाब से लेबर मार्केट जो कंडीशंस हैं वो आपकी डिपेंड करती हैं। इफ दे आर गुड इन द सेंस कि दे डोंट हैव, पीपल डोंट हैव जॉब्स, और बहुत सारी अच्छी लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए, एंड दे आर अनएम्प्लॉयड, तो फिर आपका रिस्पॉन्स रेट ज्यादा आएगा। द थर्ड फैक्टर जिसपे आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो डिपेंड करता है, दैट इज द डिग्री टू विच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आर लिस्टेड। मतलब ये है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे, या जहां भी रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इफ यू नीड इंजीनियर्स एंड देव गॉट 16 years ऑफ एजुकेशन, अगर आप अप्लाई करेंगे इस इंफॉर्मेशन के साथ, आप ऐड देंगे कि वी नीड पीपल विद 16 years ऑफ एजुकेशन, तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे। वाई? बिकॉज 16 years ऑफ एजुकेशन में हर कोई फॉल करता होगा, जो जिसने भी 16 साल की एजुकेशन की होगी। बट इफ यू से वी नीड पीपल विद 16 years ऑफ एजुकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेट्स सपोज, तो फिर आपने स्पेसिफाई कर दिया, अब कम लोग अप्लाई करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड 16 years ऑफ एजुकेशन वो कॉम्बिनेशन बन गया, कम लोग आपने स्पेसिफाई कर दिया। अगर इसी एड को हम लिखेंगे कि वी नीड पीपल विद 16 years ऑफ एजुकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उनकी परसेंटेज जो है वो 95% हो और अबव, तो और स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरीके से इट डिपेंड्स कि किस तरह आपने लिस्ट की है इंफॉर्मेशन, और किस तरह वो रीडर उसको पढ़ेगा और अप्लाई करेगा। इसके साथ साथ एक एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है ब्लाइंड बॉक्स एड्स, हम उनको कहते हैं। ब्लाइंड बॉक्स एड्स आर यूजुअली दोज एड्स which do not identify their organization, their name and the address. Sometimes for some secret reasons, and sometimes companies अपनी identification show नहीं करती, just to get the natural response of the reader. जिस तरह आप कोई एड्स पढ़ेंगे अगर, तो वहां लिखा होता है कि a well reputed organization or a well reputed multinational organization is looking for such and such employees, बस, और पीओ बॉक्स नंबर आपको दे देते हैं वो, कि एड्रेस ना हो, पीपल कैन नॉट आइडेंटिफाई कि किस ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स आई हैं। समटाइम्स एजेंसीज की जॉब्स अगर आए तो उसके लिए ऐसा यूज होता है, एंड दे आर कॉल्ड ब्लाइंड बॉक्स एड्स, जिनमें आप अपनी एड्रेस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो मेंशन नहीं करते। नाउ एक्सटर्नल सर्चेस आ गई फिर से कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आप कौन कौन सी कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से आप डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज की, जो क्या कहती हैं, पब्लिक और स्टेट एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज फोकस ऑन हेल्पिंग अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स विद लोअर स्किल लेवल टू फाइंड जॉब्स। बहुत सारी कंट्रीज ने तो अपनी खुद जो है वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बनाई होती हैं। लेट्स सपोज अगर उनके फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, ये लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो उनका डाटाबेस इकट्ठा करते रहते हैं। इट्स द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर ऑर्गेनाइजेशन को जहां भी जॉब की जरूरत, एम्प्लॉय की जरूरत होती है, वहां आपकी जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उसको डायरेक्ट कर देती हैं और उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवा देती हैं, ताकि आपकी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें। नहीं तो फिर आपके पास प्राइवेट कुछ एजेंसीज होती हैं जिन्होंने डिफरेंट लोगों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया होता है, और ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट करती हैं। लेट्स सपोज उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि एमबीए के लोगों की कैटेगरी है 1 to 100 लोगों का डाटा बनाया हुआ है, बेस्ट ऑफ देम, और फिर इसी तरह एमसीएस, ये वो डिफरेंट डिग्रीज, इंजीनियरिंग, सबकी इन्होंने सेपरेट जो है वो डाटाबेस बनाया हुआ है। अब जिस किस्म की जॉब मार्केट में आएगी उस किस्म के डाटाबेस उठा के उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, ताकि वो बहुत जल्दी उसमें से सिलेक्ट कर सकें और देख सकें। और उसमें ज्यादातर फिर लेबर जो है, जो अनस्किल्ड, जो लो स्किल्ड होती है,
और अनस्किल्ड होती है उसको जॉब्स दिलवाने में भी ये एजेंसीज हेल्प करती हैं। फिर प्राइवेट जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, दे प्रोवाइड मोर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज एंड आर परसीव्ड टू ऑफर पोजीशंस एंड एप्लीकेंट्स टू द हायर कैलिबर। क्यों? बिकॉज इन्होंने फीस चार्ज करनी होती है, इन्होंने फी चार्ज करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन ने जितना रिक्रूटमेंट की कॉस्ट लगानी है, न्यूज़पेपर में ऐड देना और ये डिफरेंट चीजें, वो इनको लमसम अमाउंट यहाँ पर एम्प्लॉय पर कैंडिडेट इनको अमाउंट देके इनसे डाटाबेस ले लेती है और उसी से सिलेक्ट करके फिर अपने एम्प्लॉयज को जॉब्स दे देती है। तो ये जो है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब कुछ जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं ये हायर लेवल की जॉब्स को भी इवन केटर करती हैं। किस तरीके से? मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एग्जीक्यूटिव सर्चेस, हेडहंटर्स फर्म्स, दे आर a few of the firms are specialized in searching only executive position jobs. CEO, CFOs चाहिए, you can ask these organizations। ये आपको अच्छे already tested जो CFOs हैं, CEOs हैं या टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, ऑलरेडी इनके पास कोई डाटाबेस मेंटेन्ड होता है, इनकी नेटवर्किंग सा स्ट्रांग होती है, तो ये उनको आपको रेफर कर देते हैं या आपको डाटाबेस उनका दे देते हैं और फिर आपके लिए इजी हो जाता है उनको सिलेक्ट करना। Some of the organizations, some of these employment agencies are charging 35% of the first year salary. It's too much of amount, but because they give you such good talented candidates for your organization, तो 35% ये फर्स्ट ईयर की सैलरी का ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज करते हैं। एंड समटाइम्स पीपल हु डजंट हैव जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु नीड पीपल, इनको दोनों को कनेक्ट करने के चार्जेस जो हैं वो एम्प्लॉय से भी लेते हैं और एम्प्लॉयर से भी ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी इनको पे करती है और मे बी एम्प्लॉय जो है वो भी इनको फर्स्ट सैलरी का कुछ हिस्सा देता है। जैसे हम मार्केट में करते हैं कि आप सेलर और बायर को मिलाते हैं तो आप कमीशन बेस्ड चीजें होती हैं, इसी तरह एजेंसीज जो हैं वो जॉब सीकर्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलवाती हैं ताकि उनका आपस में कनेक्शन हो जाए और उनको जॉब्स मिल जाए और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग मिल जाए जॉब्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो हो सकता है दोनों तरफ से वो कमीशंस लेते हो। देन दे हैव नेशन वाइड कॉन्टैक्ट्स। इनके ऑफिसेज जो हैं वो डिफरेंट सिटीज में हो सकते हैं, इवन इन डिफरेंट कंट्रीज में हो सकते हैं। तो एवरीबडी इन देयर ऑफिसेज आर लुकिंग फॉर डिफरेंट पीपल। जब वो उनके पास डाटाबेस बन जाता है, उनके पास रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, तो दे कैन इवन आस्क अदर ऑफिसेज टू मैनेज पीपल फॉर देम। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को इवन आउटसाइड द कंट्री जो है वहां से भी लोग ला के दे देते हैं। अब इनका एक और फायदा है, ये जो थॉरो एनालिसिस किया होता है इन्होंने कैंडिडेट का, तो आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो काफी इजी हो जाता है। मे बी ये एजेंसीज ऑलरेडी उनका टेस्ट भी ले चुकी हों, इंटरव्यूज भी ले चुकी हों, उनकी डिग्री से टेस्ट भी करवा चुकी हों, तो आपको बहुत सारी जो सिलेक्शन के प्रोसेस हम पढ़ेंगे, बहुत सारे उससे आप बच जाते हो, हैसल से बच जाते हो और आपको एक प्रिपेयर्ड किस्म का एम्प्लॉय मिल जाता है इन एजेंसीज के थ्रू। देन अनदर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सर्चेज इज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ऑब्वियसली जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटीज में आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स मिल सकते हैं, एंट्री लेवल के लोग जो हैं जो आपने हायर करने हैं वो आपको वहीं से मिल सकते हैं। जिस तरह हमारे MTO का सिस्टम चलता है, तो MTO के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आके वो कंडक्ट करते हैं और वहीं से वो कैंडिडेट्स को पिक कर लेते हैं। तो ये स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कैन बी वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज जो आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दे मे प्रोवाइड एंट्री लेवल और एक्सपीरियंस्ड वर्कर थ्रू देयर प्लेसमेंट सर्विसेज। जैसे हमने बात की, एंट्री लेवल तो इनके पास ग्रेजुएट डिक्शनरीज होती हैं कि ये लोग इस साल में ग्रेजुएट कर गए हैं। फिर इनके पास प्लेसमेंट ऑफिसेज होते हैं। आजकल जो करियर मैनेजमेंट का सिस्टम शुरू हुआ है कि करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस करते हैं इनकी, वो करियर गाइडेंस के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ही स्टूडेंट्स, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, या रेलेवेंट जॉब्स में भेज देते हैं। एंड देन द यूनिवर्सिटीज एंड द प्लेसमेंट ऑफिसेज दे कीप रिकॉर्ड ऑफ इवन दोज एम्प्लॉयज जो इन्होंने खुद भेजे होते हैं दूसरे लोगों को। तो उससे इनको ये फायदा हो जाता है कि समटाइम्स दे कैन ऑल्सो चेक फॉर सम एक्सपीरियंस पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फायदा आप ले सकते हैं। देन इट मे ऑल्सो हेल्प कंपनीज एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव एजुकेशन असाइनमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। अब जब ऑर्गेनाइजेशन स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फॉर देयर न्यू एम्प्लॉयज,
तो इसमें ये भी फायदा हो सकता है कि इनकी कोलैबोरेशंस हो जाएं, इनके MOU साइन हो जाएं कि नेक्स्ट फिर एम्प्लॉयज जो हैं वो कुछ इंटर्नशिप्स या डिफरेंट असाइनमेंट्स, जिस तरह आपकी रिसर्च की काफ़ी असाइनमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। लेट्स सपोज आपने क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट करना है, तो पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स को मिल जाती है, स्टूडेंट्स जॉब करते हैं और जो है उससे एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन जो है ये भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो जाती है। देन देर आर सम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी एक्सटर्नल सर्चेज में आती हैं। वो क्या करती हैं? पब्लिश रोस्टर्स ऑफ वैकेंसीज। ये हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की एंड पीपल हु आर सीकिंग जॉब्स, पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, कि उनको कनेक्ट करवाएं। ये पूरे के पूरे रोस्टर्स जो हैं वो पब्लिश करती हैं। जैसे आपकी बहुत सारी आजकल वेबसाइट्स बनी हैं, बहुत सारे पेजेस हैं उसमें, जिसमें सारे के सारे जॉब्स के एडमिशन्स के ऐड को इकट्ठा करके एक लिंक की फॉर्म में और बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक ही पेज पे सबको डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसको आप चेक करें तो आपको में भी जो डेली आपका न्यूज़पेपर है, देयर आर लॉट मेनी न्यूज़पेपर इन द मार्केट, आप हर न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते, तो आप उस वेबसाइट पे जाके हर न्यूज़पेपर के एडमिशन्स एंड जॉब्स को देख सकते हैं कि किस किस जगह पे जॉब्स आई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारा डिटेल जो है उन्होंने मेंशन की होती है। तो ये रोस्टर्स जो हैं वो वैकेंसीज का एक तो पब्लिश करती हैं। दूसरा, प्लेसमेंट सर्विसेज एट मीटिंग्स। अब ये डिफरेंट तरीके से आपको प्लेसमेंट सर्विसेज देती हैं कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवाती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेट्स सपोज आपकी फैमिली मूव कर रही है फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, तो आप इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, ये आपको आपके रेलेवेंट आपके इंटरेस्ट की जॉब जो है वो बता देते हैं कि इस सिटी में इज इट अवेलेबल, इज इट नॉट अवेलेबल, और कहाँ अवेलेबल है और कब अवेलेबल है। तो ये काफी हेल्प कर देते हैं। देन कंट्रोल द सप्लाई ऑफ पर्सपेक्टिव एप्लीकेंट्स। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है वो इनके हाथ में हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इनसे कांटेक्ट करती है तो ये अपनी मर्जी से अपने तरीके से सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वी नीड 100 पीपल टू रिक्रूट फॉर अ सर्टेन जॉब, तो ये उनको 100 का डाटा भेज देंगे। अगर उनको सप्लाई चाहिए 5000 की, तो ये 5000 का डाटा भेज देंगे। तो इस तरीके से ये सप्लाई को जो है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की, एप्लीकेंट्स की, उसको भी मैनेज कर सकते हैं। देन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो इंक्लूड लेबर यूनियंस। लेबर यूनियंस का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स सी यहां थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेबर यूनियंस वर्कर्स के ही कुछ ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ग्रुपिंग इस फॉर्म में करते हैं कि वो मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखते हैं कि वो बेसिक राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज को वायलेट ना करे। सैलरीज टाइम से बढ़ती रहे, सैलरी टाइम से मिलती रहे, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स टाइम से मिलते रहे, जॉब्स में ओवरलोड ना करें और जॉब से गलत तरीके से किसी को फायर ना करें। ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स के अंदर से ही, वर्कर्स फ्रॉम अमंग द वर्कर्स, दे मेक अ ग्रुप, उसका प्रेसिडेंट होता है, एंड दे ऑल्सो हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेशन कि अगर मैनेजमेंट इनको अनड्यू तंग कर रही है तो दे कैन ऑल्सो फाइल अ सूट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लेबर यूनियंस होती हैं, एंड समटाइम्स इफ दे नो समबडी गुड इन देयर ऑर्गेनाइजेशन तो ये उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करवाने के भी काम आ जाती हैं, जो हमारी एक्सटर्नल सर्चेज के काम आते हैं। देन एक्सटर्नल सर्चेज में हमारे पास एक अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स होती हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा होता है। टर्नओवर रेट का मतलब यह है कि जिनके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ती हैं एप्लीकेंट्स की, एम्प्लॉयज की। उसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस ने वॉक इन इंटरव्यूज रखे होते हैं कि जो भी कैंडिडेट आता है, जॉब्स एक किस्म की इंटरव्यूज हमेशा उन्होंने ओपन रखे होते हैं। जो भी एप्लीकेंट आता है उसकी एप्लीकेशन रख लेते हैं, स्मॉल इंटरव्यू करके कमेंट्स अपने पास रख लेते हैं। व्हेनेवर दे नीड पर्सन्स, व्हेनेवर दे नीड एम्प्लॉयज, व्हेनेवर दे नीड कैंडिडेट्स, ये फौरन उनको कॉल कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेड अ पाइल ऑफ दोज एप्लीकेंट्स जो पोटेंशियली इनके पास आ सकते हैं। देन साइबर स्पेस रिक्रूटिंग का कॉन्सेप्ट है, nearly 4 out of 5 companies use the internet to recruit employees. Commercial job posting services continue to grow. मतलब ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेट का यूज कर रही हैं, जो आपका है
साइबर स्पेस का कॉन्सेप्ट है। साइबर स्पेस रिक्रूटिंग उसको कहते हैं कि थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू इंटरनेट आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और लेट्स सपोज अगर आपने एक अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस दे दिया एंड यू सेड कि एनीबडी कैन अप्लाई और ड्रॉप योर सीवी, व्हेनेवर वी विल बी हायरिंग वी विल कंसिडर यू। तो बहुत सारे लोग उस पर सीवीज अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारे लोग उस पर अप्लाई करते रहते हैं, और फिर जब जॉब्स आती हैं तो यू हैव अ बंडल ऑफ पीपल, योर नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ विच यू डिसाइड कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, तो आपके लिए चीजें ईजी हो जाती हैं। देन रिक्रूटमेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब पॉसिबिलिटी ये है कि आपको एक्सटर्नल सर्चेस से भी लोग नहीं मिल रहे, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप टेम्परेरी हेल्प सर्विसेज के पास चले जाते हैं, जिन्होंने क्या किया होता है, जिनके पास ऑलरेडी ट्रेन्ड एम्प्लॉइज होते हैं और वो टेम्परेरीली आपको दे देते हैं। आप उनसे अपना जो भी काम है, जो भी परफॉर्मेंस है वो करवाते हैं, एंड देन यू आस्क देम टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी एम्प्लॉइज हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस मीट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन एचआर नीड्स। अगर एकदम से को बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, जिस तरह कई ऑर्गेनाइजेशंस में जब टर्नओवर होता है तो इट्स नॉट एन इंडिविजुअल टर्नओवर, पूरी की पूरी टीम मूव कर जाती है, पूरी का पूरा प्रोडक्शन प्लांट मूव कर जाता है। जो सडन शॉर्टेज आती है, एकदम से शॉर्टेज आती है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप टेम्परेरी हेल्प सर्विसेज को कहते हैं कि जब तक ऑर्गेनाइजेशंस हायर नहीं कर लेती तब तक वो आपकी हेल्प कर दें। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय लीजिंग। एम्प्लॉय लीजिंग में आप करते हैं कि ट्रेन्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय द लीजिंग कंपनीज विच प्रोवाइड देम टू एम्प्लॉयर व्हेन नीडेड फॉर अ फ्लैट फी, टिपिकली रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एम्प्लॉय लीजिंग का क्या मतलब है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, आप उनके पास भी ऑलरेडी ट्रेन्ड वर्कर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे लमसम उनको को फी देते हैं। लेट सपोज आपको 2 महीने के लिए एक वर्कर चाहिए, आप उसको लीज कर लेते हैं 2 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, और जब आपका वो प्रोजेक्ट, वो काम खत्म हो जाता है तो फिर आप उसको फ्री कर देते हैं, और जो है एम्प्लॉय जो है ही और शी इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर। इसमें ज्यादातर हम जब प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम क्या है कि लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराने के लिए अगर वो परमानेंट किसी को हायर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर वो किसी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जो टेम्परेरी आता है, उनके लिए सॉफ्टवेयर सेट करता है और फिर अपनी असाइनमेंट करके चला जाता, तो उसमें एम्प्लॉय लीजिंग कैन बी वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज कि लीज कर लें उसको 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और फिर उसको जब उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो देन दे कैन आस्क दैट पर्सन टू लीव, और उनको परमानेंट हायरिंग नहीं करनी पड़ती, ना उनको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। नाउ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इसमें अगेन हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं कि अगर हमारे पास लेबर शॉर्टेज है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमें वर्कर्स बहुत सारे चाहिए और हायरिंग का टाइम नहीं है या हायरिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ चले जाते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मिल्क कार्टन्स बनाते हैं, उनके लिए मिल्क कार्टन की प्रोडक्शन करने के बाद पैकिंग होती है, मे भी मशीन से हो जाती हो, बट लोडिंग का काम होता है। अब लोडिंग का काम जो है वो मे बी यू नीड 50 to 60 पीपल डेली जो लोडिंग का आपके लिए काम करें, बट अगर आप उन 50 to 60 लोगों को परमानेंटली हायर करते हैं तो आपको बहुत सारा एचआर के फंक्शन जो है अपने एक्सपैंड करने पड़ेंगे कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को डील करें। तो उस चीज को मीट करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर्स रखे होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, जो क्या करते हैं, डू स्पेसिफिक वर्क ईदर ऑन और ऑफ द कंपनीज प्रेमिसेस। आपके लिए वो आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमें डेली इतने ट्रक्स जो हैं उनकी लोडिंग चाहिए। अब वो एक जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंपनी है, वो अपनी खुद ही हायरिंग करती है, खुद ही कॉम्पनसेशन डिसाइड करती है, खुद ही उन लोगों को पे करती है, बट आपका एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने इतना काम डेली लेना है और इतने पैसे के एवज लेना है। तो फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सारी की सारी पेन जो है हायरिंग की, फायरिंग की, कॉम्पनसेशन की और जो भी उसका बेनिफिट्स हैं वो सारी खुद लेता है। आपके एचआर फंक्शंस जो हैं
वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रोसेस एक्सपैंड नहीं होते, तो ये आपको उसमें फ़ायदा हो जाता है। किसमें? कॉस्ट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ दैट इज टैक्सेस एंड बेनिफिट्स आर नॉट इनकर्ड। खुद अगर आप 60 लोगों को रखते हैं, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ेगी, उनकी लाइफ इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, मे बी उनको डिफरेंट बेनिफिट्स देने पड़े, मे बी उनके लिए आपको रेजिडेंस बनानी पड़े, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, जो खुद मैनेज करता है अपनी वर्कफोर्स को, और वो वर्कफोर्स आपके लिए एक स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर देता है। तो ये इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके फायदे होते हैं। नाउ reviewing all these things, there are some suggestions under the heading of meeting the organization. ये सारी वो suggestions हैं जो as a student और as a new applicant हमें चाहिए, आप लोगों को स्पेशली चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को लेट्स से सेल कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारा HR के सामने जब हम अप्लाई करें तो वी हैव गॉट good chances that we will be selected for the right job. तो उसमें first of all क्या है? View getting a job as your job at the moment. अभी आपकी जॉब ये है, और एज अ स्टूडेंट हर किसी की जॉब ये है कि वो जॉब को जो है वो देखे, सर्च फॉर अ गुड जॉब। कैसे? प्रिपेयरिंग योर रिज्यूमे, फर्स्ट ऑफ ऑल CV, रिज्यूमे, कैरिकुलम वटा, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग है, इनको प्रिपेयर करना है। क्या चीज़ है? यूज क्वालिटी पेपर एंड इजी टू रीड टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रेज्यूमे बनाएं, CV बनाएं, तो आप अच्छे क्वालिटी का पेपर यूज करें, और उस पर जब आप राइटिंग करें तो इस तरह की फॉन्ट और इस तरह की राइटिंग करें जो पढ़ना दूसरे के लिए आसान हो। इट शुड लुक प्रोफेशनल। देन प्रूफ रीड केयरफुली। प्रूफ रीड का मतलब यह है कि जब आपने एक दफ़ा बना लिया है उसको बार बार रीडिंग करें, उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई इंग्लिश की मिस्टेक्स हैं, या कोई ऐसा इशू है जो आप समझते हैं एज अ रीडर कि ठीक नहीं है, तो उसको करेक्ट करते रहें। एंड कीप अपडेटिंग योर CV। जैसे ही आपका कोई अचीवमेंट ऐड होती है, जैसे ही आपका कुछ अच्छा ग्रेड ऐड होता है, तो उसको अपनी CV में ऐड करते रहें। देन इंक्लूड वॉलंटियर एक्सपीरियंस। कुछ आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं एज अ स्टूडेंट, आप ब्लड डोनेशन ग्रुप के मेंबर होते हैं, समटाइम्स यू आर पार्ट ऑफ सम क्लीनिंग प्रोजेक्ट, और यू आर पार्ट ऑफ सम इंटर्नशिप, और यू आर पार्ट ऑफ सम एनी वर्क वॉलंटरली जो आपने किया हो, अगर वो आपके पास है तो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड दैट थिंग इन योर CV। या आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए होते हैं जिन पे आपकी लर्निंग हुई होती है, यू शुड इंक्लूड दोज प्रोजेक्ट्स एंड वॉलंटरी बेस्ड एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमेज, इन योर CVs। यूज टिपिकल जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रेजियोलॉजी। अब इशू ये होता है कि समटाइम्स व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर जॉब, लेट्स सपोज वी आर राइटिंग एन ऑब्जेक्टिव। जॉब आपके पास है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, एंड इन योर ऑब्जेक्टिव यू आर राइटिंग दैट यू वांट टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। दैट डज नॉट मैच द फ्रेजियोलॉजी ऑफ द जॉब। वो फ्रेजेस यूज करें जो फ्रेजेस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, एंड ट्राई एंड मैच देम विद योर स्टडीज एंड विद योर डिप्लोमाज और विद योर इंटरेस्ट्स, so that the person reading your CV will know that you are the right person. तो वो फ्रेजियोलॉजी जो है वो आपको यूज करनी चाहिए अपनी CV में। एंड प्लीज ईच CV जो है इट शुड हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एज पर द जॉब एंड डिफरेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस। तो जॉब के अकॉर्डिंगली CV को मैनेज करें, प्रूफ रीड करें, और उसमें जो गलतियां हैं उनको ठीक करें। एंड यूज अ कवर लेटर टू हाईलाइट योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स। CV के साथ जो कवर लेटर है विच इज अ सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, वो यूज करें ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो पढ़ने वाले को आपकी स्ट्रेंथ्स का पता चले कि आप में क्या क्या जो है वो अच्छी बातें हैं, ताकि उसको जॉब के साथ मैच करे और फिर आपके चांसेस जो हैं बेहतर हो जाते हैं। डोंट फॉरगेट अबाउट नेटवर्किंग एज एन एक्सेलेंट वे ऑफ गेनिंग एक्सेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक योर फ्रेंड्स, योर relatives, people, the more good people you're going to know, the more chances you'll have that you'll get a good job. Because अगर आपका इमेज आप लोगों के सामने अच्छा है, नेटवर्किंग आपने अच्छी उनके साथ बनाई हुई है, तो then people might refer you
then people might tell you that there are some jobs available in certain organizations. तो इसलिए networking is one of the most important tools जो आपको help कर सकता है आपके chances को increase करने में job के. Now the summary. आज के लेक्चर में ज़्यादा हमने recruiting sources पे बात की है, जिसमें हमने internal searches की बात की, फिर हमने employee referrals की बात की, recommendations की बात की, external searches की बात की और alternatives की बात की. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल सर्चेज में हमने क्या बात की. इंटरनल सर्चेज के लिए हमने कहा कि इंटरनल सर्चेज का मतलब ये है कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन रिप्लेस द वेकेंट पोजीशन, देन इट इज एन इंटरनल सर्च. आप किसी को प्रमोट करके ले आते हैं किसी एक जॉब पे, किसी को ट्रांसफर करके ले आते हैं, या थर्ड लेवल क्या था कि हम एम्प्लॉय रेफरल यूज करते हैं कि करंट एम्प्लॉयज को कह देते हैं कि आप अपने जानने वाले किसी बंदे से को रेफर करें ताकि वो हमारी जॉब को ज्वाइन कर ले. अब उसमें फायदे नुकसान क्या थे कि इंटरनल अगर आप सर्चेस करते हैं, इंटरनल सोर्सेज यूज करते हैं, तो एक तो आप अच्छा कैंडिडेट जो है जिसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, जिसका बिहेवियर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसकी क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज, जिसका बैकग्राउंड चेक आपने ऑलरेडी किया हुआ है, वो अवेलेबल है, तो आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी. यू विल इजीली बी एबल टू सिलेक्ट कि कौन कितना अच्छा है और उसको आप वो जॉब दे सकते हैं. फिर आपके पास ये फायदा होता है कि जो बंदा लेट्स सपोज रेफर कर रहा है, वो रेफरल जो है वो बहुत उसका मोरल बिल्डअप होगा, मोटिवेट होगा. और इसी तरह आप इन सारे प्रोसेस में अपने मिड लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स को प्रिपेयर कर रहे होते हो, बिकॉज उनको पता होता है कि प्रमोट होंगे, ज़्यादा सैलरीज इंक्रीज होंगी, ज़्यादा लर्निंग के मौके मिलेंगे. साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि मे बी इंटरनल सर्चेज में आप जो सर्वाइवल कैंडिडेट है, लेट्स सपोज के दो फ्रेंड्स थे, दे वर वर्किंग एट द सेम लेवल, एक प्रमोट हो जाता है, दूसरा प्रमोट नहीं होता, तो जो प्रमोट नहीं हो रहा उसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, वो लो फील कर सकता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रैंक. और जो प्रमोट हो गया है वो भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकता है और उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं. तो ये इसमें इंटरनल सर्चेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. या फिर हमने कहा कि रेफरल्स जब होंगे तो रेफरल्स में हो सकता है नेपोटिज्म हो जाए, अपने रिलेटिव्स ही लोग डालना शुरू कर दें, या हो सकता है उसमें जॉब को लेस कंसिडरेशन दी जाए और अपनी फ्रेंडशिप को ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाए और गलत लोग आप रेफर कर दो. तो ये उसके फायदे नुकसान थे. फिर हमने देखा एक्सटर्नल सर्चेस कौन कौन सी. एक्सटर्नल सर्चेस में हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, आपके पास एजेंसीज अवेलेबल है, आपके पास इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन अवेलेबल है, कॉलेजेस की, स्कूल्स की ऑप्शन अवेलेबल है. बट ईच विल हैव इट्स ओन वैल्यू. व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन या हाई लेवल की, तो आप पब्लिक या प्राइवेट जो एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, उनसे बात कर सकते हैं. बट व्हेन यू हैव टू लुक फॉर एन एंट्री लेवल पोजीशन, तो फिर आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बेहतर हैं, जो आपके बाद में कोलैबोरेशंस भी हो सकती हैं कि आपको इंटर्नशिप्स या डिफरेंट असाइनमेंट के लिए लोग चाहिए, तो आप उन यूनिवर्सिटीज से अपनी कोलैबोरेशंस करके उनसे और काम भी ले सकते हैं और बच्चों को भी जॉब्स मिल सकती हैं. फिर हमने कहा कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं कि अगर आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों से जॉब्स से आपको नहीं पॉसिबिलिटी नज़र आ रही कि आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे, यू कैन ऑलवेज गो फॉर एम्प्लॉय लीजिंग और टेम्प्रेरी हेल्पिंग एजेंसीज, जो आपको टेम्प्रेरीली उस जॉब में जो सडन शॉर्टेज आती है उस जॉब में आपकी हेल्प कर सकती हैं और आपको बता सकती हैं कि ये काम इतने लोग कर सकते हैं, या कंसल्टेंसी डिफरेंट किस्म की दे सकती हैं. फिर हमने बात की मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन पे लास्ट स्लाइड में कि अभी आपकी करंट जो जॉब है दैट इज़ टू लुक फॉर अ जॉब, और उसमें हमने कहा कि आप रिज्यूमे बनाएं, सीवी बनाएं, अपनी क्वालिटी पेपर यूज़ करें उसमें, और उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को और अपनी इंटरेस्ट्स को इस तरीके से हाईलाइट करें कि आप मैच करें विद द जॉब. योर इंटरेस्ट्स, योर एजुकेशन, योर स्किल्स शुड मैच जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें, एंड यूज डिफरेंट resumes and different CVs for different jobs, and make your email IDs very professional. Don't use any celebrities names, any movies name, any 1 2 3s, बहुत ज़्यादा ही यूज़ नहीं करने. अपने नाम के साथ and simple, and try to keep it short and simple.
उसके बाद हमने कहा कि आप सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव जो टूल है वो नेटवर्किंग का है, कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, इफ़ यू गॉट वेरी गुड रेपुटेशन विद देम, इफ़ यू गॉट वेरी गुड नेटवर्किंग, वेरी गुड फ्रेंडशिप विद देम, एंड दे नो यू वेरी वेल, देन दे आर गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट सोर्स जो आपको जॉब्स दिलवा सकता है। तो ये हमने जो है वो सारा आज कवर किया है। इसको रीडिंग करते रहें, आपकी क्विज़ेस जो हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं, उसके लिए प्रिपेयर करें और बुक की रीडिंग ज़रूर करें, इससे कंपेयर करें, जो चीज़ आपको यहाँ से समझ नहीं आती उसको बुक से अलाइन करें, एंड देन रीड डिफरेंट एग्जांपल्स एंड रीड फ्रॉम द इंटरनेट एंड ट्राई एंड मैच इट विद योर एवरीडे लाइफ। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस का विजिट करें, अगर आपके कोई रिलेटिव्स में या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाला एचआर डिपार्टमेंट है, टॉक टू हिम, टॉक टू हर, आस्क देम दीज क्वेश्चंस, लुक डिफरेंट वीडियोस ऑफ एचआरएम लेक्चर्स, और आपको इंशाल्लाह जो है वो ऐसे ऐसे सारी समझ आना शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।